Today we are going to start the topic supersaturated solution. Yesterday we discussed about the saturated and unsaturated solution. कल जो हमने डिस्कस किया था बेटा उसमें हमने आपको क्या बताया था? कल हमने यही कहा था, हम एग्जाम्पल कल शायद ग्लूकोज का लेकर के चल रहे थे। ग्लूकोज का एग्जाम्पल हमने लिया था और उस एग्जाम्पल में हमने आपको ये कहा था कि अगर टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 91 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजोल्व हो सकता है 100 ml वाटर के अंदर। यही आपको बताया था हमने। और फिर हमने ये भी कहा था कि टेम्परेचर अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस कर दें इस पर्टिकुलर केस में तो यहाँ पर ये 244 ग्राम डिजोल्व हो सकता है 100 ml ऑफ वाटर में। देखिए क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। अब एक चीज़ तो ये ध्यान से सुने, बेटा कि ये ऐसा किस केस में होता है। मान लो कि आपने सॉल्यूट लिया और सॉल्यूट लेकर के आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और आपके पास सॉल्यूशन बन गया। यही था। और जो ये रिएक्शन है, जो ये सॉल्यूशन यहां पर बना है, अगर ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक हो यानी हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही हो, एक तो ये केस हो सकता है, यानी इस साइड आप जा रहे हैं तो रिएक्शन क्या हो गई, एंडोथर्मिक, और इस साइड आएंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज एक्जोथर्मिक। एक ये भी केस हो सकता है कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हीट इवॉल्व हो जाए, ये सॉल्यूशन बनेगा, और इस केस में हीट इवॉल्व हो जाए तो इस साइड जा रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब एक चीज़ तो ये मान के चले कि आप बुक में पढ़ते हैं तो बुक में आपको ये लिखा मिलेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेन इस चीज़ में ये ध्यान दें कि यहाँ पर दो केस आपको मिलेंगे। एक तो कि जब आप डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और एक ऐसा भी होता है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाले तो हीट रिलीज हो यानी कि ये रिएक्शन इस साइड जा रहे हैं तो एक्सोथर्मिक है। तो ये ध्यान देना आप कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी वही बढ़ेगी जिसमें ये वाला प्रोसेस हो रहा हो। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हो और सॉल्यूशन जब बन रहा हो तो हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर ऐसा केस है कि सॉल्यूट को जो सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसमें एक्सेप्शन भी मिल जाएगा बेटा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं एक्सेप्शन भी कह सकता हूं इसमें। इस केस का एक्सेप्शन भी आपको मिल सकता है। इस केस में आपको एक्सेप्शन भी मिल सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये वाला प्रोसेस होता है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जनरली ये केस होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किस केस में होगी, जिसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं और सॉल्यूशन बनता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्यूशन बनता है और हीट रिलीज होती है, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे मैं ये केस मान के चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ग्लूकोज के केस में ऐसा हो रहा है। अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसे केसेस भी हैं जिसमें डिक्रीज कर जाती है, तो उनमें सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज के केस में तो आप देख ही रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 91 ग्राम डिजोल्व हो रही थी 100 ml वाटर में सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए। लेकिन जब टेम्परेचर आपने इतना कर दिया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई।
तो हम इस केस का जिक्र कर रहे हैं। तो कल जब हम चले थे तो हमने ये कहा था कि आपके पास बीकर है और बीकर में आपने क्या किया, आपने 100 ml वाटर लिया हुआ है। बीकर में 100 ml वाटर लिया हुआ और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया था, आपने इसके अंदर 100 ग्राम ग्लूकोज ऐड की थी, 100 ग्राम ग्लूकोज ऐड की थी। तो एक बार कल वाला मैं आपको वहीं से लेके चल रहा हूँ, ग्लूकोज ऐड की थी। तो इस केस में क्या हो गया था, हमने आपको ये बताया था कि इस केस में जब ग्लूकोज आपने ऐड की तो हम ये मान लें कि यहाँ पर हमने कहा था कि 10 ग्राम ग्लूकोज तो सॉल्यूशन में आ गई और बाकी जो है यहाँ पर अनडिजोल्व है, ये अनडिजोल्व कितनी रही थी आपकी 90 ग्राम, ऐसा हमने कहा था। और इस सॉल्यूशन को हमने क्या कहा था, अनसैचुरेटेड। कल जब हम पढ़ रहे थे हमने यही कहा था, unsaturated solution, a solution in which more solute can be dissolved at a particular temperature। और ये जो हम कर रहे थे प्रोसेस, ये कितने पे कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे, यही कहा था हमने। अब इसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, फिर हमने ये बताया था आपको कि इस केस में एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब वाटर के अंदर, ये आपके पास वाटर है, ये हमने वाटर लिया हुआ है, कितना वाटर लिया हुआ है, वाटर आपने 100 ml लिया है। अब एक कंडीशन ऐसी आ गई कि उस कंडीशन में क्या रहा कि यहाँ वाटर के अंदर 91 ग्राम डिजोल्व हो गया और जो यहाँ पर अनडिजोल्व रहा, ये अनडिजोल्व, ये आपका कितना रहा, 9 ग्राम, ये 9 ग्राम रहा। और ये कितने पे, वही 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो अब आप देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम 100 ml वाटर में कितना डिजोल्व हो सकता है, 91 ग्राम। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन कैसा बन गया, ये सॉल्यूशन आपके पास सैचुरेटेड आ गया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हमने एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा। ये भी आपको बताया था ना हमने कि यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का कल हमने आपको बता दिया था कि ऐसा नहीं है कि अभी इसके अंदर नहीं जाएगा, जाएगा सॉल्यूशन में, पर जितना जाएगा उतना बाहर निकल जाएगा, कल पूरा हमने आपको बताया था। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस बीकर को हीट करते हैं। इस बीकर को हमने हीट कर दिया और हीट हमने कब तक किया, हमने इसको हीट किया 50 डिग्री सेल्सियस तक। हमने टेम्परेचर अब इंक्रीज कर दिया और इसको हमने हीट कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस पे। 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते ही क्या हो गया, यहाँ पर इस बीकर के अंदर ये वाटर, यानी जो इसके अंदर डिजोल्व था, ये था, आपने हीट किया इसमें, तो यहाँ पर आपके पास जो ये 9 ग्राम अनडिजोल्व था, ये भी डिजोल्व हो गया और अब इसमें कितना चला गया सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम चला गया। किस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे सारा डिजोल्व हो गया, ऑल डिजोल्व, ऑल डिजोल्व, ऑल डिजोल्व। 50 डिग्री सेल्सियस पे ये सारा डिजोल्व हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो 9 ग्राम डिजोल्व नहीं हुआ था वो भी इसमें डिजोल्व हो गया। अब 50 डिग्री सेल्सियस मुझे ये बताइए ये सॉल्यूशन कौन सा बना है। अब ये जो सॉल्यूशन बना है ये अनसैचुरेटेड बना है। क्यों, ध्यान से देखिए, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ml वाटर में 244 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व हो सकता है और अभी यहाँ पे कितना हुआ, 100 ग्राम। तो यानी अभी इस सॉल्यूशन की इस टेम्परेचर पे कैपेसिटी है और भी ग्लूकोज ऐड करने की। तो इस टेम्परेचर पे ये कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एट दिस टेम्परेचर दिस इज अनसैचुरेटेड, तो इसको मैं कहूंगा दिस इज अनसैचुरेटेड, यही कहेंगे, this is unsaturated because now the temperature is 50 degrees Celsius and at 50 degrees Celsius 100 ml water has the capacity to dissolve 244 gram of water and it has been dissolved only 100 gram of water, so it has capacity to dissolve more 144 gram of glucose. So we can say at 50 degrees Celsius this is unsaturated solution. Clear? ये unsaturated solution है यहाँ पर। अब इसका क्या करें हम, अब इस टेम्परेचर को हम यहां पर इसको हम कूल करते, इसको थोड़ा समझे ध्यान से,
इसको यहाँ पर कूल किया, और कूल हमने करके इसको वापस टेम्परेचर कितने पे ले आए हम कूल करके, वापस हम टेम्परेचर यहाँ लेकर के आए 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब समझे इसको, यहाँ पर टेम्परेचर आपने इसको कूल किया और कूल करके आप यहाँ पे टेम्परेचर कितना लेके आ गए 25 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा जब आप करेंगे और ऐसा करने पे अगर अब भी इसमें 100 ग्राम डिजोल्व है, अब भी 100 ग्राम डिजोल्व है और यहां पर कोई भी क्रिस्टलाइजेशन हुई है, नो प्रेसिपिटेट, पीपीटी लिख देते हैं हम प्रेसिपिटेट को, नो पीपीटी यट, अभी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनी है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन अब होगा इसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड, इसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। ये सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा, समझिए। 25 डिग्री सेल्सियस पे 91 ग्राम ही डिजोल्व हो सकता था, लेकिन अब इसके अंदर कितना डिजोल्व है 100 ग्राम 25 डिग्री सेल्सियस पे, और यहां इसको आपने कूल किया है। अब यहां जो मेन चीज आपको ध्यान देने की है, जो मेन ध्यान रखना है, वो पर्टिकुलर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर्टिकुलर आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि यहां पे इस सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड या इसको दूसरा नाम हम देंगे मेटास्टेबल, मेटास्टेबल। तो अब जो चीज बोल रहा हूं उसको नोट करना। देखिए आप कूल करेंगे तो यहां पे क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकती है, क्रिस्टलाइजेशन होगी तो क्या होगा, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे केवल 91 ग्राम डिजोल्व हो सकता है, तो 9 ग्राम बाहर निकल के आ जाएगा इससे, यानी वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। तो हमें इस तरह से कूल करना है, टेम्परेचर को इस तरह से नीचे लेकर आना है कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्लो हो एज कंपेरिजन टू फॉल इन टेम्परेचर। कीप इट इन माइंड। A metastable or supersaturated state is obtained by suddenly cooling the saturated solution. Suddenly cooling the saturated solution, or you can say this solution which is unsaturated at 50 degrees Celsius, as the rate of crystallization is slow in comparison to fall in temperature. और अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन होगी तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब देखो अगर प्रेसिपिटेशन हो गई, क्रिस्टलाइजेशन होगी तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रेसिपिटेट फॉर्म, जस्ट वेट बेटा, प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, अगर इसमें प्रेसिपिटेट बन गई तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म्स अगर प्रेसिपिटेट बन जाती हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेसिपिटेट अगर बन गई तो यहाँ पर फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से ये हो जाएगा कि सॉल्यूशन में 91 ग्राम और यहाँ पर 9 ग्राम, यानी देखिए ये वाली कंडीशन आ जाएगी जो यहाँ पर थी, सेम ये वाली कंडीशन आ जाएगी और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड। और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यहाँ पर डी में डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए लिखा है। अब देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, नोट करिए, ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स, ये देखिए ये है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, देखना, दिस इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन contains more solute at a given temperature। ये देखिए जो मेरा एरो चल रहा है उसको समझिए, ए सुपर सैचुरेटेड और यू कैन से मेटास्टेबल सॉल्यूशन कंटेन्स more solute at a given temperature than is needed to form saturated solution at that temperature। अब देखिए ये यहां पर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सॉल्यूट चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट हो तो उसको सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। और मेटास्टेबल क्योंकि ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इनमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, और क्रिस्टलाइजेशन देखो ये होगी प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, यानी क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, और ये 100 ग्राम है तो इसमें से 9 ग्राम वापस बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया।
तो अगर ये कहे कोई आपसे कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है, तो आप क्या कहेंगे? ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स more solute at a given temperature than is needed to form a saturated solution at the same temperature. और आप ये भी कह सकते हैं a super saturated solution contains more solute than would be necessary to saturate it at a given temperature and a super saturated solution is metastable. तो दिस इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहां से जो आपके पास ये सॉल्यूशन है, इसको जो आपने ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है, जब वापस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे लाओगे तो यहाँ टेम्परेचर आपको इस तरह से लेकर के आना है कि जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा वो स्लो होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में? जो टेम्परेचर फॉल कर रहा है उसके कंपैरिजन में। अदरवाइज क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, और क्रिस्टलाइजेशन होगी तो ये स्टेज नहीं मिलेगी आपको, ये स्टेज मिल जाएगी, और ये स्टेज मिलेगी तो ये तो आपको सैचुरेटेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो 91 ग्राम ही डिजोल्व हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 91 ग्राम तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे डिजोल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन अगर इसके अंदर टेम्परेचर 25 ही रहे और 91 की बजाय ज़्यादा अमाउंट इसमें सॉल्यूट की प्रेजेंट हो, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बना रहे हैं तो पर्टिकुलर यही ध्यान रखना है कि कूल करते वक्त जब ये हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे 100 ग्राम डिजोल्व हो चुका है, इस 50 डिग्री सेल्सियस जो 25 डिग्री सेल्सियस लाएंगे तो वो बड़े ध्यान से लेके आना है, ताकि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज स्लो इन कंपेरिजन टू फॉल इन टेम्परेचर। मैं एक चीज और भी कह सकता हूं, ध्यान से देखिए। अगर आप मान लो ये यहां से आप इसको ले लें, ये आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, राइट? ये आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है 50 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इसको हम कूल करें, कूल करने के दो तरीके हैं, एक तो कूल करने से ये आ सकता है, और एक इसको कूल करने से आपके पास ये भी आ सकता है। ध्यान दें आप, अगर यहां पर कूलिंग ऐसे हो गई कि यहां पे क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू फॉल इन टेम्परेचर, तो यहां सैचुरेट सॉल्यूशन बनेगा। और अगर आप कूलिंग केयरफुली कर रहे हैं और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्लो है इन कंपैरिजन टू फॉल इन टेम्परेचर, तो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पे मैं एक चीज कह सकता हूं, ऑन कूलिंग एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर ये कंडीशन का मैं जिक्र करूं, ऑन कूलिंग an unsaturated solution, some dissolved solid may begin to separate from the solution and the solution may become saturated. ये देखिए यहाँ पे 100 ग्राम है इसमें 50 डिग्री सेल्सियस पे, अगर इसको मैं कूल कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, तो इसमें से जो एक्सेस में डिजोल्व, एक्सेस का मतलब सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए 25 डिग्री पे जितना चाहिए उससे ज़्यादा जो डिजोल्व है यहाँ पर 9 ग्राम, वो इससे सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ऑन कूलिंग एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सम डिजोल्व्ड सॉलिड में बिगिन टू आइसोलेट और सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन में बिकम अनसैचुरेटेड। और हम ये भी कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ से अगर मैं चलूँ, ये देखिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हीट कर दें, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दें तो ये अनडिजोल्व्ड है, ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा और ये कैसा बन जाएगा? अनसैचुरेटेड। तो मैं ये भी कह सकता हूं, ऑन हीटिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन द अनडिजोल्व्ड सॉल्यूट डिजोल्व एंड द सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड, और सॉल्यूशन जो होगा वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। और यहां से जो अनसैचुरेटेड है, अगर इसको हम कूल करें तो इस साइड और इस साइड, ध्यान रखना हमें, यहाँ पे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होगा ये स्लो होगा, यहाँ पे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फास्ट हो गया तो ये सैचुरेट बना देगा, अदरवाइज ये बनाएगा। और ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसके अंदर से प्रेसिपिटेट, जैसे ही इसमें एक्सेस में 9 ग्राम है, वो इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, जब क्रिस्टलाइजेशन होगी वापस ये किस में आ जाएगा? सैचुरेटेड में। तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मेटास्टेबल सॉल्यूशन कहा गया है। अब ये आपकी कुछ 3 डेफिनेशन है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस एंड एफ्लोरिसेंट सब्सटेंस। इनके डेफिनेशन बताए बेटा, कई बार ये यूज होते रहते हैं वर्ड, तो इसलिए इनकी डेफिनेशन आपको बता दी क्या होंगे। तो देखिए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होंगे जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहे हाइग्रोस्कोपिक की तो आप लिख सकते हैं, सब्सटेंसेस विच कैन इजीली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो सब्सटेंस एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे उनको हम कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस।
जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिरोल होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कहीं ये वर्ड आपको मिल जाए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंस विच कैन इजीली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फिर डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट सब्सटेंसेज क्या होते हैं? These are crystalline substances which absorb more amount of moisture from the atmosphere and pass into the solution state. डेलिक्यूसेंट वो होते हैं जो, देखो ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर ये इतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर से कि ये सॉल्यूशन स्टेट में चले जाएंगे, सॉल्यूशन स्टेट में चले जाएंगे, वेट हो जाएंगे, ये लिक्विड फॉर्म यू कैन से, इस टाइप से चले जाएंगे ये। तो दोनों ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डेलिक्यूसेंट क्या होते हैं? डेलिक्यूसेंट आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज व्हिच एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड पास इनटू द सॉल्यूशन स्टेट। जैसे कि आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, बहुत सारे होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। और इसी तरह अगर हम कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने लैब में सभी ने देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम खुला छोड़ दे तो अगले दिन आप देखेंगे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है ये डेलिक्यूसेंट हो जाएंगे। एफ्लोरिसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? देखिए आपको ये तो पता होगा कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सॉलिड क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जैसे आपने ब्लू विट्रियोल को देखा है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आप देखेंगे तो कॉपर सल्फेट ये होता है। कॉपर सल्फेट में क्या है ये, इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह आपने कैल्शियम क्लोराइड देखा है, ये भी हाइड्रेटेड होता है, इसमें ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्यूट। और हाइड्रेटेड सॉल्यूट ये जब होते हैं ना, इनको अगर आप डिजोल्व करेंगे तो जनरली इनके लिए रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। इनको जब डिजोल्व करते हैं तो इनके लिए रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होती है। जब इनको हम डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। तो एफ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे? एफ्लोरिसेंट SC और डाल ले बेटा यहाँ पर SC। एफ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच गिव अप देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एटमॉस्फेयर में रिमूव कर दें, या तो पार्शियली या कंप्लीटली। पार्शियली का क्या मतलब है? जैसे मैं ये कह दूं कि कैल्शियम क्लोराइड है, इसने अपने ये बन गया CaCl2 × 2H2O। तो इसने क्या किया? पार्शियली अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एटमॉस्फेयर में रिमूव कर दिए। और एक मैं ये कह दूं कि कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेटेड है और ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम क्लोराइड में, तो इसने सारे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एटमॉस्फेयर में रिमूव कर दिए। तो यहाँ तो पार्शियली और यहाँ पर कंप्लीटली। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये कैसा बन गया? एनहाइड्रस। तो एफ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस आर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस व्हिच गिव अप their water of crystallization to atmosphere and change into dehydrated or partially dehydrated form are called efflorescent substances। तो उनको efflorescent substances कहते हैं। अब देखो आपके पास हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हो या आपके पास डेलिक्यूसेंट सब्सटेंसेस हो, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। क्यों करते हैं? Because vapor pressure of water in atmosphere is more than vapor pressure of water in these substances। तो इसलिए क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सब्सटेंसेस मैंने बताया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जो पहले मैंने अभी बताया था आपको कि जिनमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कुछ ऐसे जिसमें टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। वो डिपेंड करता है कि जब उस सॉलिड को हम सॉल्वेंट में, पानी में डिजोल्व करते हैं तो वहाँ रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब जैसे आप लेके चल रहे हो, आपके पास सपोज अमोनियम क्लोराइड है या पोटासियम नाइट्रेट है, आपने पोटेशियम नाइट्रेट लिया, पोटेशियम नाइट्रेट लिया आपने, या सोडियम नाइट्रेट लिया आपने, या अमोनियम क्लोराइड लिया आपने। इनको जब आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ ऐसे आपके पास सॉल्यूट भी हैं कि जिनको जब हम डिजोल्व करेंगे तो हीट इवॉल्व होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कैल्शियम सल्फेट,
ये कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये कह दिया मैंने, या यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये कह दिया मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर आ गया, या कैल्शियम एसीटेट हमने कह दिया, कैल्शियम एसीटेट, ये भी ले सकते हैं, CH3COO ट्वाइस Ca। तो ये जो सब्सटेंस है, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या कैल्शियम एसीटेट हो गया, ये क्या करेंगे, जब इनको हम डिसॉल्व करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इस केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं। ये जो मैंने शुरू में आपको ये चीज़ यहाँ बताई थी, ये वही है बेटा, दिस वन, ये वाली चीज़ बताई थी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया था, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एक्सोथर्मिक बट इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर, दिस इज एन एक्सेप्शन, यू कैन से। तो दिस इज ऑल अबाउट द saturated, unsaturated and supersaturated solution, and about some terms, some substances like hygroscopic, deliquescent and efflorescent substances.